सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अध्याय 6.3 यानी कि एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। अब अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हमको क्या पढ़ना है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हम अगर समझ पाए तो एक्सरसाइज 6.3 को आसानी से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो जो हमारा इंट्रो वीडियो है, मतलब कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमको चैप्टर 6.3 में जाने से पहले हमको समझना चाहिए, वो सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक बात और है, अगर तुम 6.3 पर हो तो बेशक तुम अगर 6.1 6.2 मिला जुला के किया हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट होने चाहिए। कौन सा? समरूपता क्या होता है, सर्वांग समता क्या होता है, थेल्स प्रमेय क्या है और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, ये बातें तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। अगर ये बातें तुम्हारे माइंड में है तब निश्चित तौर पर तुम इजीली यहाँ पर समझ पाओगे। और ऐसे अगर यहाँ ये कॉन्सेप्ट जहाँ पर भी आएगा ना तो हम बताते चलेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है जी, तो क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और एक नज़र डालते हैं। या इस चैप्टर में हमको 3 थ्योरम्स पढ़ने। सबसे पहला है ए समरूपता प्रमेय, एंगल समरूपता प्रमेय। ठीक है। दूसरा है हमारा एस समरूपता प्रमेय, भुजा समरूपता प्रमेय। और तीसरा जो हमको पढ़ना है वो है एस समरूपता प्रमेय। तो ये तीनों थ्योरम्स हमको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी, जिसमें से पहला थ्योरम हमारा 6.3 यहाँ पर दिया हुआ है। देखते हैं क्या है। 6.1 और 6.2 कहाँ पर है? अगर 6.3 देख रहे हैं यहाँ पर, तो इससे पहले जो हमने चैप्टर 2 किया है उसमें हमने पढ़ा है 6.1 और 6.2 थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है जी, आ जाओ। यहाँ पर है हमारे पास प्रमेय 6.3 और 6.3 में क्या कहा जा रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और त्रिभुज सर्वांगसम होता है। अब समझो बात को, कहने का मतलब हम मोटा मोटी समझते हैं। सपोज अपने पास दो त्रिभुज है, वन ऑफ देम इज एबीसी एंड अदर इज डीएफ। एक जो है हमारे त्रिभुज एबीसी है, देन दूसरा जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, वो है हमारे पास डीएफ। दो त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है। हमको क्या पता है यहाँ समझो। हमको पता है यदि संगत कोण समान होता है और संगत भुजाएं समानुपाती होता है तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ये बात हमको पता है। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर कोण ए बराबर कोण डी हो जाए, कोण बी बराबर कोण ई हो जाए, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए। ठीक है। कोण सी बराबर कोण एफ हो जाए। साथ ही साथ भुजाओं का अनुपात भी हम ले लेते हैं। कोण ए बराबर डी है, ए बी का अनुपात लेंगे किसके साथ? डी ई के साथ, इस प्रकार से। ठीक है। फिर इसी क्रम में बी सी का अनुपात लेंगे किसके साथ? ई एफ के साथ। फिर इसी क्रम में ए सी का अनुपात लेंगे किसके साथ? इस क्रम में डी एफ के साथ। तो ये संगत भुजा तुम्हारा निकल के आ गया। अगर ये कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, संगत अनुपात समान आ रहा है, इसका मतलब है कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। बट यहां पर क्या दिया है? यहां पर जो गिवन है ना तुम्हारे पास, गौर से देखना, दिया क्या हमारे पास? दिया यहां पर कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। बस इतनी ही बातें दी हुई है। मतलब ये जो दूसरा वाला मैटर है ना, ये वाला, ये हमारे पास नहीं। अगर ये दे देता तो फिर काम ही नहीं था कोई। तो बाबू हमको साबित करना है, साबित क्या करना है? साबित करना है यहाँ पर हमको त्रिभुज ए बी सी समरूप होता है त्रिभुज डी ई एफ। बस ये हमको साबित कर देना है। तो एक बात तो हमको दिया है, यहाँ पर हमने जो बात किया है, कोएंगल बराबर दिए हैं, अनुपात हमको लाना पड़ेगा तब जाके ये बराबर हो। अच्छा, यहाँ पर संगत कोण समान है, तो अगर संगत कोण समान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भुजा भी समान होगा। भुजा अलग अलग हो सकता है उसकी माप। तो एक बात बताओ, अगर संगत कोण समान है तो ए बी और डी ई या तो बराबर हो सकता है। 3 केस उत्पन्न। अच्छा, ए बी और डी ई पर ही विचार कर रहे हैं, किसी और भुजा पर विचार करेंगे, लेकिन अभी ए बी और डी ई पर विचार कर रहे हैं। या तो ए बी होगा डी ई के बराबर। ठीक है। यहां पर कहने का क्या मतलब है, यदि तीनों कोण बराबर दिया है दोनों ही त्रिभुजों में, तो हमारे पास 3 केस संभव हो सकते हैं। कौन कौन से देखो जरा प्रमाण में। त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में संगत कोण समान होने पर समान है
अतः तीन स्थिति संभव हो सकती है, अतः तीन स्थिति संभव हो सकती है। ठीक है, अब सबसे बड़ा मैटर क्या है पता है, तीन स्थिति जो अभी हम बताने वाले हैं ना, उस तीनों स्थिति को हमको एक एक करके देखना पड़ेगा और तीनों स्थिति में हमको त्रिभुज एबीसी के समांतर डीईएफ साबित करना पड़ेगा। तो थ्योरम थोड़ा सा लंबा इसलिए हो जाएगा। तो कौन कौन सी तीन स्थिति है, देखो पहला स्थिति तो क्या होगा, ये होगा ए बी बराबर हो जाएगा डी के, ए बी बराबर हो जाएगा डी के। दूसरा स्थिति क्या होगा, ए बी इज लेस देन हो जाएगा डी, यानी ए बी छोटा हो जाएगा, डी बड़ा हो जाएगा। और तीसरी जो स्थिति है, तीसरा जो स्थिति है हमारे पास वो हो जाएगा ए बी इज ग्रेटर देन डी। ये तीन स्थिति है। ठीक है, तीन स्थिति संभव है हमारे पास। पहले स्थिति के बारे में हम बात करते हैं, हमको तीनों स्थिति एक एक करके देखना पड़ेगा। तो पहले स्थिति की बात करते हैं, स्थिति एक, जब ए बी बराबर हो डी के। गौर से देखना, जब हम बोल रहे हैं जब ए बी बराबर हो डी ई के, ठीक है जी, तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में क्या हो जाएगा, ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो जाएगा। गौर से देखना, कोण ए बराबर कोण डी दे रखा है, कोण बी बराबर कोण ई दे रखा है, मतलब ये क्या है, दिया है। अब ये दिया है, गिवन है, देखो ऊपर देखो ना, ऊपर देखो ना, कोण ए बराबर डी कोण बी बराबर ई पहले से दे रखा है। हम कुछ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जो दिया हुआ है उसी का यूटिलाइज कर रहे हैं हम। ठीक है जी, आ जाओ आगे। देन हम करेंगे क्या, एक चीज और दे रखा है बराबर, ए बी बराबर डी। क्या दे रखा है, ए बी बराबर डी। अब ये यहाँ समझो, अगर एक त्रिभुज, दो त्रिभुज है हमारे पास, सपोज हमारे पास ए बी सी है और डी ई एफ है। अगर ए बराबर डी है, बी बराबर ई है, और इस ए बी भुजा पर ए और डी है, डी ई भुजा पर कोण डी और ई है, मतलब है कि दो कोण बराबर हो, ठीक है, दो कोण बराबर हो और वे दोनों कोण एक ही भुजा के द्वारा बन रहे हो या एक ही भुजा पर स्थित हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, समझो। यहां से अपने पास ये कि त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है, इस प्रकार से ना, बात वही है, थोड़ा देख लो। तो कोण बी बराबर सपोज कोण ई है, कोण सी बराबर कोण एफ है और बी सी बराबर ई एफ है। ठीक है, बी सी बराबर ई एफ है, कोण बी जो है वो ई के बराबर है और बी किस पर है, कोण बी किस पर है, बी सी पर है कि नहीं है, कोण बी किस पर है, बी सी पर है। और कोण ई जो है देखना यहाँ ई एफ पर है। फिर कोण सी किस पर है, बी सी पर है, कोण एफ जो है वो ई एफ पर है। यानी कि बराबर भुजा पर ही अगर कोई बराबर कोण बराबर भुजा पर ही हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसको बोलते हैं एस ए बोलते हैं। कोण भुजा कोण सर्वांग समता पर में, तो अतः क्या लिख सकते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। क्यों हो जाएगा, एस ए एस सर्वांग समता पर में से। चलो ये आ गया एस एस सर्वांग। अब सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, हमने बताया है। सर्वांग समता का मतलब होता है हर प्रकार से समान। सबसे बढ़िया उदाहरण तुमको देखने के लिए मिल जाएगा, ये एक ही कंपनी का दो मार्कर है। अब ये मार्कर में जो हर बात होगा वो हर प्रकार से समान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्कर दोनों सर्वांगसम है, ये मार्कर दोनों सर्वांगसम है। बातें समझ में आ रही है। अब देखो, अब अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है डी ई एफ के, तो एक बात तो दिया, ए बी बराबर डी तो दिया हुआ है। क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ और ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ। तो लिखें सी पी सी टी। कहने का मतलब क्या है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भाग क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा और ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, अब देखो गौर से, अगर हम ए बी बट्टे डी ई करें, गौर से देखना, ए बी बट्टे डी ई करें तो ए बी का अपन ए बी ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे ना, ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। तो इसका मतलब है डी ई के जगह पर अपन क्या कर सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। तो ए बी रख दिया हमने। अब ये कितना आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा हम कर लेते हैं बी सी बट्टे ई एफ, बी सी बट्टे ई एफ, बी सी के जगह पर बी सी रखते हैं और ई एफ यहाँ पर बी सी बराबर क्या आ रहा है, ई एफ आ रहा है। मतलब हम ई एफ के जगह पर बी सी रख सकते हैं, तो अपन बी सी यहाँ पर रख देते हैं। बी सी से बी सी कैंसिल, फिर से 1 आ रहा है। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टे डी एफ करेंगे। ए सी का ए सी रहने देंगे
और डी एफ के जगह पर अपन क्या रख सकते हैं, गौर से देखना, ए सी और डी एफ बराबर है, इसका मतलब डी एफ के जगह पर अपन ए सी रख सकते हैं, तो ए सी बट्टे ए सी, ये कैंसिल ए। अब यहां पर तुम गौर से देखो, यहां पर गौर से देखो, अब यहां पर गौर से देखो क्या लिख सकते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में अगर हम गौर से देखें तो कोण ए बराबर कोण डी निकल के आ रहा है, कोण बी बराबर कोण ई निकल के आ रहा है, कोण सी बराबर कोण एफ। ये तो बात हमको गिवन ही था, थ्योरम में ही बता रहा है ये बात, ठीक है। हमने साबित क्या किया है, हमने साबित किया है कि ए बी बट्टे डी ई, बी सी बट्टे ई एफ और ए सी बट्टे डी एफ, ये हमने यहाँ से क्या किया है, साबित किया। बातें क्लियर है, ये यहाँ से हमने साबित किया। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं, देखो एंगल बराबर है, भुजाएं समानुपाती है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो बाबू ये हो गया तुम्हारा साबित। अब तुमको लगता होगा चलो हो गया, थ्योरम खत्म। नहीं बाबू, अभी थ्योरम शुरू ही हुआ है। क्यों बोल रहे हैं हम थ्योरम शुरू ही हुआ है, क्योंकि देखो ये पहला भाग है। हमने पहले ही बताया यहाँ पर कि टोटल यहाँ पर 3 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं, तो अभी भी हमारे पास 2 स्थिति शेष है। तो उस दोनों के बारे में बात कौन करेगा, हम ही तो करेंगे। आ जाओ, तो अभी क्या करना है, अभी देखना है हमको स्थिति 2 क्या कह रहा है इस थ्योरम का। स्थिति 2 कह रहा है हमारे पास ए बी छोटा है, डी ई बड़ा है, मतलब हमारे पास इस प्रकार से 2 त्रिभुज है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज जो है वो डी ई एफ, इस प्रकार से डी ई एफ, इस प्रकार से 2 त्रिभुज। तो स्थिति 2 के लिए जैसा कि तुमको चित्र में भी दिख रहा होगा, स्थिति 2 क्या कह रहा है, ए बी इज लेस देन डी, मतलब इट मीन्स कि डी ई बड़ा है, ए बी छोटा है, डी ई बड़ा है, ए बी छोटा है। अब देखो इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, साबित करने के लिए कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो डी एफ के समरूप है, हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट करना पड़ेगा। तो बनावट देख लेते हैं क्या करना है, हमको करना है बनावट। क्या बनावट करेंगे, देखो ए बी के बराबर लेंथ की हम यहाँ पर एक बिंदु लेंगे कि ताकि ये जो है ना हमारे बराबर हो जाए ए बी के, यानी कि पी डी जो है वो बराबर हो जाए हमारे ए बी के। इसी तरह से डी एफ पर एक बिंदु लेंगे क्यू, ताकि हमारा ए सी बराबर हो जाए डी क्यू के, और फिर पी क्यू को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। क्लियर है बातें, यहां तक समस्या होनी नहीं चाहिए। देखो थोड़ा सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सीधा रखेंगे, चलो हो गया। तो हमने क्या किया, त्रिभुज डी ई एफ के एफ की भुजा, डी ई एफ की भुजा डी ई और डी एफ पर, डी ई और डी एफ पर क्रमशः बिंदु P और Q, बिंदु P और Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP एंड AC बराबर DQ। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गया। क्या आ गया बाबू, कंस्ट्रक्शन हमने बनावट कर लिया। अब देखो प्रमाण की ओर चलते हैं, प्रमाण की ओर चलते हैं ना। अब अगर हम देखें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DPQ में, देन व्हाट वी गेट, तब हमको क्या मिलता है यहाँ से। अगर हम देखें त्रिभुज ABC और DPQ में तो हमको क्या मिलेगा, गौर से देखना क्या मिलने वाला है यहाँ पर, गौर से देखना। एक बात तो तुमको दिया है, क्या दिया है, कोण A बराबर D। कहाँ से आया कोण A बराबर D, कोण A बराबर कोण D कहाँ से आया। अगर तुमने शुरू से देखा है तो यहाँ पर गिवन है बाबू, कोण A बराबर D, प्रश्न में ही दिया है, जो थ्योरम है उसी में दिया हुआ है कोण A बराबर D। तो ये एक बात आया निकल के। दूसरी बात क्या, देखो AB बराबर DP, किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं बाबू, ABC और DPQ में। ये ABC और DPQ में, इस पूरे को मत समझना है, हमने बात किया है ABC और DPQ में। तो कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, साथ ही साथ AB बराबर DP, AB बराबर हो जाएगा DP, और AC बराबर हो जाएगा तुम्हारा DQ। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और इस दोनों भुजाओं के बीच में कोण जो है, और इस दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण है वो बराबर है। यानी 2 भुजाएं बराबर है और उन भुजाओं के द्वारा जो कोण बन रहा है वो भी बराबर है।
तो अगर इस तरह से कोई कभी कंडीशन आए तो इस प्रकार से कि दो भुजाएं बराबर है और भुजाओं के द्वारा जो कोण बन रहा है वो बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। ये हो गया। क्यों हो गया? ऐसे एस सर्वांग समता पढ़ने से, ऐसे एस सर्वांग समता पढ़ने से। बातें क्लियर यहां तक? आगे आ जाओ। आगे क्या कर सकते हैं बाबू? हम थोड़ा देख लें दो आगे क्या कर सकते हैं। अब अगर देखो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम आ जाए त्रिभुज डीपीक्यू के, इसका मतलब क्या है? अतः अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो संगत भुजा और संगत कोण बराबर हो जाते हैं, ये हमने बताया है। इसका मतलब है कि यहां पर कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डीपीक्यू, कोण डीपीक्यू हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डीपीक्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दिया हुआ, अच्छा ये क्यों होगा? सीपीसीटी याद रखो, है ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं, सीपीसीटी शॉर्ट फॉर्म में उसका। तो कोण बी बराबर डी, यहां से कोण बी बराबर डीपीक्यू, यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया। बट लेकिन बाबू दिया क्या है जरा देखना, कोण बी बराबर कोण ई दिया, ये तो लोचा है, कोण बी बराबर ई है। अगर देखेंगे बी के बराबर डीपीक्यू है, बी के बराबर ई है, इसका मतलब हुआ ये कि कोण डीपीक्यू बराबर है कोण ई। इसका मतलब ये हुआ ये कोण इस कोण के बराबर है। अब इस प्रकार से कभी भी सिचुएशन आता है, अगर दो रेखाएं इस प्रकार से खींचा गया है और ये कोण इस कोण के बराबर है, इट मीन्स कि ये L है और ये M है, तो L समांतर M होगा और ये संगत कोण है, समांतर रहेगा तभी बराबर होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? अतः PQ समांतर EF। क्या है बाबू? PQ समांतर EF। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब हम थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? DP बट्टे DE लिख सकते हैं, DP बट्टे DE, DP बट्टे DE और बराबर में DQ बट्टे DF। ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं, बोलो थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर तुमने पढ़ा है तो पता होगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। क्यों हो गया? ये थेल्स साहब ने बताया था। चलो एक बात बताओ हमको, DP किसके बराबर है? AB के बराबर है, तो AB बराबर D, और DQ किसके बराबर है? AC के बराबर है, AC बट्टे DF। ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा। यहाँ पर कारण भी लिख सकते हैं, AB बराबर DP, AB बराबर DP है और AC बराबर जो है वो DQ। ठीक, इक्वेशन अपना पहला आ गया। कौन सा इक्वेशन आ गया? पहला आ गया। यहाँ तक समस्या? बिल्कुल। तो अभी क्या करना है ना, तुमको थोड़ा सा नोट अगर करना है तो नोट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा फिगर होगा चेंज, तब जाके हमको मिलेगा इक्वेशन नंबर 2, तो नोट कर लेना। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं देखना जरा। अब ये फिगर थोड़ा चेंज होगा, जैसा कि हमने बताया, इसको हम अपन मिटा देते हैं। ठीक है, इसको अपन मिटा देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको इस प्रकार से खींचते हैं। ठीक है, बनावट फिर से हमको लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे बनावट में? ये PQ तो रहेगा ही ना, PQ बदलेगा नहीं, है ना। हमने क्या किया, त्रिभुज DEF के त्रिभुज DEF की भुजा, यहां से दूसरा स्थिति उत्पन्न हो रहा है, ये ध्यान रखना। DEF की भुजा EF पर EF और ED पर बिंदु P और Q इस प्रकार लिया कि BC बराबर EP हो जाए, BC बराबर EP हो जाए, साथ ही साथ AB बराबर EQ हो जाए, AB बराबर EQ हो जाए। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अरे सिंपल सी बात है बाबू। अब हमने क्या किया, BC EP के बराबर ले लिया है और AB के बराबर EQ ले लिया है। यहाँ तक क्लियर बातें हैं। अब आ जाओ। अब हमको देखना है त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज
ABC और त्रिभुज ABC और QEP में, QEP में गौर से लिखना, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज QEP, ABC QEP। तो यहां पर हमारे पास क्या है, कोण B बराबर E गिवन है, कोण B बराबर E, बोलोगे कहां से, तो B बराबर E तो दिया हुआ है ना। साथ ही साथ हमारे पास हमने क्या BC बराबर EP अभी माना है, तो ये BC बराबर EP भी है, और दूसरा AB बराबर EQ, अभी तुरंत हमने माना है AB बराबर EQ। ये हमारा आता है बनावट से, कहाँ से आता है, बनावट से। अभी जो हमने माना है, जो बनाया है, उससे ये हमारा निकल के आ रहा है। फिर से वही मामला, एक कोण बराबर है और उस कोण को बनाने वाली संगत भुजा जो है वो क्या है, बराबर है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज QEP के, ठीक है। क्यों होगा, SAS सर्वांग समता परमे से। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब संगत भाग समान होगा, मतलब संगत भुजा और संगत कोण समान हो जाएंगे। इसका मतलब होगा ये कि कोण बाबू जो है, ये कोण C बराबर जो है क्या हो जाएगा, कोण P हो जाएगा। गौर से देखो ना, कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण P हो जाएगा, लिख सकते हैं। अतः कोण C बराबर कोण EPQ, EPQ क्यों होगा, CPCT, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं। बट दिया हुआ क्या है हमारे पास, लेकिन दिया है कि क्या दिया हुआ, देखो दिया हुआ क्या है हमारे पास, दिया हुआ है कि कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F। देखो कोण C बराबर EPQ, कोण C बराबर F, इसका मतलब है यहां से क्या हो जाएगा, कोण EPQ बराबर हो जाएगा कोण F, कोण EPQ यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर। फिर से वही मामला है, अगर ये कोण बराबर है तो ये संगत कोण है, और संगत कोण कब बराबर होता है, जब रेखाएं समांतर होता है। इसका मतलब PQ समांतर DF हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ समांतर DF। अब अगर PQ समांतर DF है और फिर से यहां से हम अगर थेल्स प्रमेय लगा ले तो क्या होगा, EP बट्टे EF, क्या होगा, EP बट्टे EF बराबर में EQ बट्टे ED, क्या हो जाएगा, EQ बट्टे ED, EQ बट्टे ED, ये हो जाएगा हमारे पास EQ बट्टे ED। अब देखना है यहाँ से, EP हमने किसको माना है, BC को, BC आ गया हमारा, और EF का EF है। EQ हमने किसको माना है, AB को, तो ये AB आ गया हमारा, और ये है हमारे पास AB बराबर में क्या, ED या DE कुछ भी लो, दिक्कत नहीं। तो ये समीकरण 2 बन गया हमारा। अब अगर समीकरण 1 और 2 को देखे, देखो DP बट्टे क्या है, समीकरण 1 किधर है बाबू, इधर है, AB बट्टे DE बराबर है AC बट्टे DF के, और BC बट्टे EF बराबर है AB बट्टे DE के। तो कहीं ना कहीं ये सभी क्या है, ये जितने भी चीज है, तीनों चीज आपस में क्या है, समान है। इसका मतलब AB बट्टे DE बराबर है BC बट्टे EF के और AC बट्टे DF के। समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से AB बट्टे DE, BC बट्टे EF और AC बट्टे DF, ये आ गया। और गिवन क्या है, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DE। ये दूसरा केस भी हमारा यहाँ से खत्म हो जाता है। अब हम चलेंगे तीसरे केस पर। अब थोड़ा सा लंबा थ्योरम हो रहा है, बट क्या करें, समझना तो पड़ेगा ना, हमारे सिलेबस में है तो समझना तो पड़ेगा। ऐसे एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाते हैं ये थ्योरम्स, और देखो इसका शॉर्ट तरीका भी है, इसमें बहुत सारी बातें कम भी हो जाती है। हम चूंकि लॉन्ग इसलिए खींचे कि हर एक बात को तुम समझ पाओ, इसका शॉर्ट तरीका भी है। केस 3 यानी कि स्थिति 3 में किस प्रकार से हम प्रश्न को कर सकते हैं। तो दो केस के बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया, पहला AB बराबर DE, दूसरा है AB इज लेस देन DE, और तीसरा और फाइनल है हमारे पास AB इज ग्रेटर देन DE। मतलब अब जो हमारे पास ट्राइंगल बनने वाला है, त्रिभुज बनने वाला है, वो इस प्रकार का होने वाला है, वो त्रिभुज हमारा इस प्रकार का होने वाला है। ये हमारे पास ABC है और दूसरा जो ट्राइंगल बनेगा ये हमारे पास DEF। थोड़ा हटा के हम बना लेते हैं, ये हमारे पास DEF है। कौन सा ट्राइंगल है, DEF।
अब यहां से हमको स्पष्ट दिख रहा है कि यहां पर बाबू ए बी बड़ा है, डी ई छोटा है, जानबूझकर हमने बनाया भी है ताकि तुमको स्पष्ट दिख सके। ठीक है जी। तो यहां पर ए बी इज ग्रेटर देन डी है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्थिति 3 के लिए हमको साबित करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बनावट करना पड़ेगा। कौन सा बनावट करना पड़ेगा, जरा गौर से देखना। हमको क्या करना है, डी ई को थोड़ा आगे बढ़ाना है और फिर इस तरह से डी एफ को भी थोड़ा आगे बढ़ाना है। ये बिंदु अपने पास P हो जाएगा, ये बिंदु अपने पास Q हो जाएगा। देन पी क्यू को अपने को क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है, जोड़ देना है। बातें समझ में आ गई? क्या क्या हमने EP को थोड़ा आगे बढ़ाया, FQ को थोड़ा आगे, यानी DE को थोड़ा P तक बढ़ा लिया और DF को Q तक बढ़ाया। क्यों बढ़ाया हमने इसको इस प्रकार से बढ़ाया है कि ये DP जो तुमको नया बन रहा है वो AB के बराबर हो जाए और DQ जो तुमको नया बन रहा है वो AC के बराबर हो जाए। बातें समझ में आ गई? चलो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, DE को, या त्रिभुज का भी चर्चा कर दे, त्रिभुज DEF में DE और DF को क्रमशः P और Q बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया कि हमारा क्या हो जाए, AB बराबर हो जाए DP के। देन दूसरा जो केस है हमारा AC बराबर हो जाए DQ। ठीक है, देन अब फाइनल हम चलेंगे परमाणु। बस इतना ही है, ये समझ में आ गया तो आ गया प्रश्न। ना अब अगर हम देखते हैं त्रिभुज ABC और DEF में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ने DPQ में, किसमें लिखेंगे, DPQ में, DPQ इसमें देखने वाले क्या होने वाला है हमारे पास। अब हम बात करते हैं क्या होने वाला है। देखो कोण A बराबर कोण D तो पहले ही दे रखा है, ये तो थ्योरम में ही दे रखा है। कोण A बराबर D जो है वो थ्योरम में ही दे रखा है। दूसरी बात जो है AB बराबर हमारा मिल रहा है DP, क्योंकि त्रिभुज DPQ और ABC में बात कर रहे हैं तो AB बराबर मिल रहा है DP, AB बराबर DP मिल रहा है। दूसरा बात मिल रहा है AC बराबर DQ, AC बराबर यहाँ से DQ मिल रहा है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, AC बराबर DQ। हमने कहा बाबू कि ये दो भुजा ये वाली AB बराबर है DP के, AC बराबर है DQ के, साथ ही साथ AB और AC के द्वारा जो कोण बन रहा है A, DP तथा DQ के द्वारा जो कोण बन रहा है D, ये भी बराबर है। और इस तरह से जब अगर दो भुजा बराबर है और उन दोनों भुजाओं के द्वारा जो कोण बनता है वो बराबर है, इस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो हमने कहा कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ के। ठीक है, क्यों सर्वांगसम है, क्योंकि SAS है। क्या है, SAS है, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता प्रमेय ये हमको बताकर देता है। आगे चलो जी। अब अगर त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज के दोनों त्रिभुजों में संगत भाग समान हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहां से अपन क्या कर सकते हैं, कोण B बराबर कोण P, क्या कर सकते हैं, कोण B बराबर कोण P, ऐसा कर देंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना, कोण ABC और DP, क्यों अभी साबित किया, तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण P हो जाएगा। बट गिवन क्या है, यहां देखेंगे, लेकिन दिया है कि कोण B बराबर कोण DEF, ये दिया हुआ है। यहां पर कोण B बराबर कोण P है, यहां पर कोण B बराबर कोण DEF है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर हो जाएगा कोण DEF बराबर कोण P, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये हमको देखने से लग रहा है ये संगत कोण है। अब ये संगत कोण है तो इसका मतलब ये होगा कि EF समांतर हो जाएगा PQ। क्या हो जाएगा, EF समांतर हो जाएगा PQ। बातें समझ में आ गई? अगर EF समांतर PQ है तो अपन लिख कैसे सकते हैं इसको, जरा बताओ, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं बाबू DP बट्टे DE। ठीक है, साथ ही साथ इसको लिख सकते हैं कि DQ बट्टे DF, ऐसा लिख सकते हैं क्या?
थेल्स प्रमेय तो लगा रहे हैं, और थेल्स प्रमेय के बारे में तुमने पढ़ा है ना, ये थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ उपप्रमेय के बारे में, तो वहां पर वो बातें पता है, तो यहाँ पर तुमको समस्या नहीं होनी चाहिए। डीपी बट्टे डी, क्योंकि अगर हम तुमको पूरा वहां समझाने जाएंगे ना ये कहाँ से आ रहा है, तुमने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन समझाने जाएंगे तो यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक चला जाएगा, तो इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डीपी बट्टे डी हो जाएगा, डी क्यू बट्टे डी एफ हो जाएगा। साथ ही साथ देखा, गौर से देखना, डीपी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। डीपी हमने किसके बराबर लिया, देखो यहाँ पर डीपी ए बी के बराबर है, डीपी यहाँ पर ए बी के बराबर है ना, ए बी डी पी ए सी डी क्यू। डीपी जो है ए बी के बराबर है, तो ये ए बी बट्टे हो जाएगा तुम्हारा डी ई, और डी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू बराबर है ए सी के, तो ए सी बट्टे हो जाएगा डी एफ। ये समीकरण 1 हो गया तुम्हारा। यहाँ पर हम रीजन भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर जो है वो डी पी है, साथ ही साथ डी क्यू बराबर जो है वो ए सी है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर डाल दिया, ठीक है। ये बातें तुमको समझ में आ गई। अब चलो फिर से यहाँ पर क्या करना है, तुमको उतार लेना है, जो भी है बातें नोट पिक्चर सहित नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्या करने वाले, फिर से हम पिक्चर यहाँ पर घुमाने वाले, पिक्चर चेंज होगा, फिर से नई बातें यहाँ पर सामने आएंगी। चलो चेंज करें पिक्चर को, चलो कोई बात नहीं, चेंज करते हैं। इसको हम देते हैं यहाँ से फॉर्मेट कर देते हैं, इरेज करते हैं। देन अब क्या करने वाले हैं बाबू, बता दो जरा, आ जाओ, इस पूरे त्रिभुज को ही मिटा दो। अब क्या करना है, देखो सपोज अपने पास एक त्रिभुज है इस प्रकार से, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। अब की बार क्या करना है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं ई एफ को, और थोड़ा सा अपने को बढ़ाना है इसको डी, और इसको अपन मिला देंगे, ये अपने पास पी हो जाएगा, ये अपने पास क्यू हो जाएगा। तो अब क्या करना है, फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके लिए। अब क्या कर रहे हैं, ई एफ को फिर से एक ही बार में लिख लेते हैं, ई एफ तथा ई डी को पी और क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया कि यहाँ पर क्या होगा, ई पी बराबर बी सी, ई पी बराबर बी सी, और साथ ही साथ ई क्यू बराबर ए सी, ई क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ई क्यू बराबर ए बी। चलो जी, इतनी बातें आ गई। ये कंस्ट्रक्शन है, बनावट है अगली स्थिति के लिए, ठीक है जी। नाउ अब क्या देखना है, अब त्रिभुज ए बी सी और क्यू ई पी में इसमें देखेंगे क्या क्या पता है। देखो कोण बी बराबर ई हमको गिवन है, कोण बी और ई तो दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण ई ये तो हमको दिया है। साथ ही साथ देखो, गौर से देखना जरा, ए बी बराबर है किसके, ई क्यू के। अभी हमने माना है, बनावट किया है ना, ए बी बराबर ई क्यू है। साथ ही साथ बी सी बराबर है ई पी के। सेम स्थिति आ रहा है बाबू कि अगर दो भुजाएं समान है और उन दोनों भुजाओं के द्वारा जो एंगल बन रहे, जो कोण बन रहे वो समान होता है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। इट मीन्स कि यहां पर ये कहां से आ रहा है, बनावट से, ये भी लिख दे रहे हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ई क्यू ई पी के, ऐसे सर्वांग समता पर में लगा के। अब तक अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब है कि संगत भाग समान होगा। इसका मतलब ये कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण पी। लेकिन दिया क्या है, लेकिन दिया है कि क्या दिया, देखना करा, कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि कोण एफ का मतलब क्या है कि ई एफ डी है ना, एफ का मतलब है कोण, यहाँ लिख ही देते हैं ई एफ डी के वाला, ठीक है। अतः यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि कोण पी बराबर हो जाएगा कोण ई एफ डी। देखो ना, कोण सी पी के बराबर है, कोण सी ई एफ डी के बराबर है, तो कोण पी ई एफ डी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि डी एफ समांतर है क्यू पी के, होगा कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं कि डी एफ समांतर है क्यू पी के।
डी एफ समांतर किसके है, क्यू पी के। अब अगर थेल्स पर में यहाँ पर लगाते हैं हम, अब अगर थेल्स पर में लगाते हैं तो क्या आने वाला है जरा हमको बताओ, क्या लिख सकते हैं, ई पी बट्टे ई एफ, ई पी बट्टे ई एफ लिख सकते हैं, बराबर अगर यहां से देखेंगे ई क्यू बट्टे ई डी, ई क्यू बट्टे ई डी, कहां से होगा ये, थेल्स पर से, ठीक है। देन हमने माना क्या था, हमने माना था, यहाँ गौर से देखना, गौर से देखना आ जाओ, ए बी बराबर ई क्यू, यानी कि ए बी बराबर ई क्यू और बी सी बराबर ई पी, तो अपने को ई पी के जगह पर क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, बी सी बट्टे ई एफ, ई क्यू के जगह पर क्या आ जाएगा, देखो गौर से देखना, ई क्यू के जगह पर ए बी आ जाएगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा डी। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर चाहो तो कारण भी डाल सकते हो, ये वाला कारण डाल सकते हो वहां पर, ठीक है, क्या डाल सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं ना यहाँ पर, क्यों हो रहा है, क्योंकि ए बी बराबर जो है वो ई क्यू है और साथ ही साथ बी सी बराबर जो है वो ई पी है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब अगर समीकरण 1 और 2 को गौर से देखो कि ए बी बट्टे डी बराबर है ए सी बट्टे डी एफ के, और बी सी बट्टे ई एफ बराबर है ए बी बट्टे डी, मतलब ए बी बट्टे डी यहाँ भी है, ए बी बट्टे डी ई यहाँ भी है, इसका मतलब ए बी बट्टे डी, ए सी बट्टे डी एफ, बी सी बट्टे ई एफ सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अतः समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से ए बी बट्टे डी, बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ, ये हो जाएगा तुम्हारा पहली बात। तथा दिया है कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो यहाँ पर ये जो थ्योरम था ना, चूंकि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, अगर बुक में देखने जाओगे तो आधा पोर्शन करने के बाद लिखा होता है कि इस तरह से हम आगे कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर हमने दोनों किया है, हमने यहाँ पर ए बी बट्टे डी और ए सी बट्टे डी एफ निकाला है, फिर दूसरा भी केस निकाला, हमने दूसरा समीकरण भी बनाया है कि बी सी बट्टे ई एफ और ए बी बट्टे डी, तो हम क्या कर सकते थे, अगर शॉर्ट करना है तो इसको निकाल सकते हैं और हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं बी सी बट्टे ई एफ, ए बी बट्टे डी, तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए जरूरी है कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं, वो हमने सारा कुछ दिखाया है। तो ये तुम्हारा थ्योरम नंबर 6.3 था। देखेंगे अगले थ्योरम को क्या कह रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर क्या कर सकते हैं, रिमाइंड करो, वीडियो पीछे करो, बैक करो, है ना, बैकवर्ड करो, फिर से देखो, समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3, और 6.3 में जो हम बात कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए एक्सरसाइज को करने से पहले। तो यहाँ पर अभी तक जो हमने देखा है वो देखा है थ्योरम, यानी कि पहले नंबर का प्रमेय जो हमारे इस चैप्टर में है वो हमने देखा है ए समरूपता प्रमेय, यानी कि कौन समरूपता प्रमेय। अब हमारी बारी है दूसरा जो थ्योरम है हमारा इस चैप्टर में, वो है हमारा एस समरूपता प्रमेय, यानी कि भुजा समरूपता प्रमेय। यहाँ भी हमको इस प्रमेय को अच्छी तरह से समझते हुए चलना है, क्योंकि जो प्रश्न आने वाले हैं ना इस चैप्टर में, सारे इसी जो थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं इसी थ्योरम्स पे आधारित प्रश्न हमारे पास आने वाले हैं। तो क्या कह रहा है थ्योरम, देखो जरा, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनकी संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये हमारा थ्योरम बता रहा है। बट ये तो हमने पढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, आओ जरा हम बात कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ ये कि सपोज हम अपने पास क्या है कि दो ट्रायंगल है, दो त्रिभुज है हमारे पास, एक है ABC और दूसरा है DEF। क्या है हमारे पास, दूसरा जो ट्रायंगल है वो है हमारे पास DEF। इस प्रकार से यहां पर बातें ये कही जा रही है कि ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती है। अब भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या है, भुजाएं समानुपाती का मतलब है AB बट्टे DE बराबर होने वाला है BC बट्टे EF और बराबर होने वाला है AC बट्टे DF। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सपोज अपने पास ये भुजा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब अगर अनुपात लेते हो AB बट्टे DE का तो 3/6 आएगा, BC बट्टे EF का लेते हो तो 4/8 आएगा, AC बट्टे DF का अनुपात लेते हो तो 5/10 यहाँ पर हमारे पास आने वाला है। अब और इसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो 1/2, 1/2, 1/2, तो ये अनुपात समान है। यहाँ पर क्या समान है, अनुपात भुजाओं का
संगत भुजाओं का अनुपात समान है, तो थ्योरम में हमको ये बोला जा रहा है अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान आ जाए ना तो संगत कोण समान हो जाएंगे और भुजा ये त्रिभुज जो है दोनों वो समरूप हो जाएगा। इसको हमको साबित करके बताना है, ये हमारा थ्योरम है। तो सबसे पहली बात अपन क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाला है, क्वेश्चन की बात हम क्वेश्चन में करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो गिवेन में क्या है हमारे पास, जो हमने बात किया वही गिवेन है, ए बी बट्टे डी दे रखा है, ठीक है ना, इसमें त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, ये गिवेन में लिखना है। ए बी बट्टे डी दे रखा है, बी सी बट्टे ई एफ दे रखा है और ए सी बट्टे डी एफ हमारे पास दे रखा है, बस इतना ही बात पता है। देखो कोई त्रिभुज समरूप कब हो जाता है, जब भुजाएं समानुपाती हो जाती है और कोण बराबर हो जाता है। तो भुजाएं समानुपाती तो तुमको दे रखा है, पहले वाला जो थ्योरम था हमारा कौन समरूपता पर में, वहां पर कोण बराबर दे रखा था, भुजाएं समानुपाती साबित करना था हमको, हमने किया और त्रिभुज समरूप हो गया। यहाँ पर क्या है कि भुजाएं समानुपाती दे रखा है और किसी भी त्रिभुज को समरूप होने के लिए भुजाएं समानुपाती होना चाहिए और कोण बराबर होना चाहिए। अगर हमारे पास भुजाएं समानुपाती है तो अब हमको खोजना है कि किस प्रकार से हम कोण को इक्वल कर सकते हैं। बातें समझ में आई, आ जाओ, चलो जी, बहुत बढ़िया। सिद्ध क्या करना है अपने को, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है जी। देन हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले, बनावट करने वाले, कुछ पिक्चर के साथ छेड़छाड़ करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ई और डी एफ पर बिंदु P और Q इस प्रकार लिया कि अब हम अपना यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु, ये हमने लिया P और ये हमने लिया Q। अब ये दो भुजा हमने दो बिंदु इस प्रकार लिया कि हमारा हो जाए ए बी बराबर डी पी एंड देन ए सी बराबर डी क्यू। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब बस इतना है कि हमने क्या किया, ए बी के बराबर में डी पी लिया और ए सी के बराबर में डी क्यू लिया, देन हमने क्या किया, पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को हमने मिला लिया, बस ये बनावट हो गया, ठीक है। अब आ जाओ प्रमाण में, अब हम चलते हैं किस प्रकार से साबित कर सकते हैं। अब गौर से देखना, जरा गौर से देखना, हमारे पास दिया हुआ क्या है, गौर से देखना दिया क्या है, हमारे पास दिया हुआ है ए बी बट्टे डी, बी सी बट्टे ई एफ और ए सी बट्टे डी एफ। यहीं से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। क्या दिया हमारे पास, देखना जरा, ए बी बट्टे डी और बराबर में ए सी बट्टे डी एफ, इसका हम प्रयोग करने वाले हैं, ए सी बट्टे डी एफ, ये हमारे पास दिया है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब ए बी बट्टे डी और ए सी बट्टे डी एफ अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, एक बात बता दो बाबू कि हमने क्या बोला है कि ए बी को माना है डी पी, ए बी और डी पी क्या है, बराबर है, इसका मतलब ए बी की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, डी पी बट्टे डी, क्या लिखे हमने, डी पी बट्टे डी ई, डी पी बट्टे पी होगा ना जी, डी पी बट्टे पी ई हो जाएगा, हाँ डी पी बट्टे डी ये हो जाएगा हमारा, डी पी बट्टे डी ई। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए सी के बराबर हमने क्या माना है, गौर से देखना, ए सी बराबर डी क्यू माना है, इसका मतलब ए सी बराबर हो जाएगा, अच्छा ए सी को तो ए सी बराबर डी एफ, तो ए सी बट्टे डी एफ तो हमने किया है ना, अब ए सी को माना है हमने क्या चीज, डी क्यू, तो डी क्यू बट्टे हो जाएगा हमारा डी एफ, डी क्यू बट्टे हो जाएगा डी एफ। यहाँ पर तुम समझना, अपने पास अगर दो त्रिभुज होता है ना इस प्रकार से, या देखो इस प्रकार से एक त्रिभुज है, ये है हमारे पास ए
बी सी डी ई। तो अगर हम इसको ऐसे लिखे ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, तो यहाँ पर डी ई समांतर हो जाता है बी सी की। ये थेल्स प्रमेय के विलोम से हमको पता है, और साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो हमने लिखा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी बट्टे ए बी और ए ई बट्टे ए सी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमारे पास सेम आ रहा है कि डी पी बट्टे डी ई और साथ ही साथ डी क्यू बट्टे डी एफ, डी क्यू बट्टे डी एफ, यही तो आ रहा है। इसका मतलब हुआ ये कि पी क्यू समांतर हो जाएगा, पी क्यू समांतर हो जाएगा ई एफ के। क्या हो गया? पी क्यू समांतर हो गया ई एफ के। किससे हो गया? थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्यों हो गया ये? थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब अगर तुमने नहीं देखा है तो यहां से समझो, अगर हमको किसी त्रिभुज में या तो ये अनुपात आ जाए या तो ये अनुपात आ जाए, तो ये डी ई रेखा बी सी के समांतर हो जाती है। हम क्या बोल रहे हैं? या तो ए डी बट्टे डी बी आ जाए, ए ई बट्टे ई सी आ जाए, तो हम बोल देंगे डी ई समांतर बी सी है। या ए डी बट्टे ए बी आ जाए, ए ई बट्टे ए सी आ जाए, तो भी बोल देंगे हम डी ई समांतर बी सी है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम हमको बता देता है। यहाँ तक अगर बातें क्लियर हो चुकी है तो हम आगे और देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं? इरेज कर लेते हैं। चलो, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब समझो यहाँ पर हो क्या जाएगा। अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है, यानी पी क्यू समांतर ई एफ है, इसका मतलब ये, गौर से देखना यहाँ पर, अगर हम इस तरह से एक रेखा खींच दे, अगर ये मानो पी क्यू है और ये ई एफ है, ठीक है। अब ये रेखा क्या है, या पी हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये पी है, ये पी है, ये ई है, और यहाँ पर हमारे पास क्यू है और ये एफ है, ये हमने माना है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये रेखा जो है ना इस रेखा के समांतर हो और ये दोनों तिर्यक रेखा हो, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समांतर रेखा में बनने वाले संगत कोण समान होते हैं, और ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा कोण है? संगत कोण है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल डी पी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल ई, तथा एंगल डी क्यू पी बराबर एंगल हो जाएगा एफ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर। बातें समझ में आ गई? हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समझना मुश्किल है, बशर्ते हर एक बात को बारीकी से देखते हुए चलो, ध्यान नहीं भटकना चाहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं। नाउ वी हैव टू सी इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ। अब हमको कहाँ देखना पड़ेगा? त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ में। त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ क्या देखने वाले हम यहाँ पर? क्या देखने वाले? यहाँ पर कोण डी पी क्यू बराबर है कोण ई के। बोलोगे बिल्कुल, कहाँ से? अभी हमने लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है, साबित कर चुके हैं। इसी तरह से कोण डी क्यू पी बराबर कोण एफ और कोण डी बराबर कोण डी, ये उभयनिष्ठ है। मतलब ये कि त्रिभुज डी पी क्यू छोटा वाला त्रिभुज और त्रिभुज डी ई एफ बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में तीनों कोण बराबर आ रहे हैं। अब इससे पहले जस्ट पहले हमने थ्योरम क्या पढ़ा है? अगर तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ए समरूपता पर में सबसे पहले हमने वही किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज यहाँ से डी ई एफ। ठीक है, क्यों हो जाएगा? ए समरूपता पर में से लिख लेना यहाँ पर समीकरण 1। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ यहाँ से
अब चूंकि त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, डी पी बट्टे डी, क्या लिख सकते हैं, डी पी बट्टे डी ई, और बराबर में लिख सकते हैं पी क्यू बट्टे ई एफ, पी क्यू बट्टे ई एफ। कोई दिक्कत? देखो समझो ना, अगर ये दोनों त्रिभुज डी पी क्यू और डी एफ समरूप है, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं डी पी बट्टे डी, यानी कि छोटे वाला त्रिभुज की भुजा और बट्टे में बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, फिर पी क्यू छोटा वाला त्रिभुज की भुजा बराबर बट्टे में बड़े वाले त्रिभुज की भुजा। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कहा बाबू डीपी किसके बराबर माना है, हमने डीपी ए बी के बराबर है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ए बी लिख देते हैं, ए बी बट्टे डी ई बराबर में पी क्यू बट्टे ई एफ, पी क्यू बट्टे ई एफ। और क्या यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि डीपी जो है वो ए बी के बराबर है, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अच्छा एक बात और बताओ, ए बी बट्टे डी किसके बराबर है, ए बी बट्टे डी ई बराबर है हमारा बी सी बट्टे ई एफ के, तो हम इसके जगह पर ए बी बट्टे डी की जगह पर बी सी बट्टे ई एफ लिख देते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे बी सी बट्टे ई एफ बराबर पी क्यू बट्टे ई एफ। यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्या लिख देंगे, ए बी बट्टे डी ई बराबर है बी सी बट्टे ई एफ। यहाँ से देखो ना, यहाँ से देखो हम कुछ एक्स्ट्रा तो कर ही नहीं रहे, जो बातें दी हुई है उसी बातों को तोड़ मरोड़ कर हम चल रहे हैं, उसी बातों का यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर समझो ई एफ से ई एफ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा तुम्हारे पास बच रहा है बी सी बराबर में पी क्यू, बी सी बराबर में पी क्यू, यानी कि ये बी सी जो है वो पी क्यू के इक्वल है। नाउ अब आगे आ जाओ, अब त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू में देखना है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू। देख लो गौर से, ए बी बराबर हो जाएगा डी पी, देन ए सी बराबर होगा डी क्यू। ये कहाँ से होगा, ये हमने बनाया था, कंस्ट्रक्शन किया था वहां से। देखो ना यहाँ पर हमने क्या माना, ए बी बराबर, कहाँ माना है, कंस्ट्रक्शन क्या किया हुआ है, ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू, ये लिखा है ना, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से आया है। देन जो तीसरा तरफ है साइड हमारा बी सी बराबर पी क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, सिद्ध किया है। अभी अभी हम यहाँ पर सिद्ध करके आए हैं कि बी सी बराबर जो है वो पी क्यू है, यहाँ तक समस्या नहीं है। अब देखो किसी दो त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाए तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या है, इस रूप में सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के। अच्छा, जो त्रिभुज सर्वांग सम है वो त्रिभुज समरूप भी तो होगा, यानी कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है वो समरूप हो जाएगा, लेकिन जो समरूप है जरूरी नहीं है वो सर्वांग सम। तो समरूप है तो ये समरूप, सर्वांग सम है तो ये समरूप भी हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छा, ये किससे हुआ, ये हुआ एस 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 समरूपता पर में, एस 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 समरूपता पर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अब अगर समीकरण 1 और 2 को देखें तो इधर डी पी क्यू डी एफ के समांतर है, इधर डी पी क्यू ए बी सी के समांतर है। मतलब क्या है कि यहां पर अपने पास डी पी क्यू यहां भी आ रहा है और डी पी क्यू यहां भी आ रहा है, तो अगर दोनों को देखेंगे तो डी ई एफ समांतर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा जी, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये हो गया सम तुम्हारा साबित। ठीक है,
तो ये था आसान सा थ्योरम। देखते हैं आगे थ्योरम नंबर कितना देखा हमने, 6.4 9। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थ्योरम नंबर 6.5 को। देन हम तो फाइनली हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के उदाहरण में एक्सरसाइज 6.3 में दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो भी थे उसके बारे में हमने बहुत ही बढ़िया तरह से डिटेल में बात कर लिया है। 3 थ्योरम्स इसमें पढ़ने थे, उसके बारे में हमने देख लिया है। अब कुछ आसान से प्रश्न है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा, यानी कि उदाहरण नंबर 4 है, वो क्या कह रहा है, आकृति 6.29 में यदि PQ समांतर RS है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQR त्रिभुज समरूप है त्रिभुज SOR के। प्रश्न में क्या कहने का मतलब है, और जरा हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें गिवन में दिया क्या है हमारे पास, तो दिया हुआ में है हमारे पास PQ समांतर RS, क्या है, PQ समांतर SR या RS। ठीक है, मतलब ये PQ जो है वो RS के समांतर है। ठीक है, साबित क्या करना है हमको, साबित करना है त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज SOR के। त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज SOR के। ठीक है, ये साबित करना है। देखो बहुत ज़्यादा समझना मुश्किल नहीं है इस प्रश्न को। आओ, क्यों बोल रहे हैं हम बहुत ज़्यादा समझना मुश्किल नहीं है, अभी तुमको पता चलेगा। देखो कुछ बात, अगर हमारे पास सपोज कोई इस प्रकार से कोई लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हम बोल रहे हैं कि ये AB है और ये CD है। AB है समांतर CD के, तो अगर AB समांतर CD है तो AD क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। और तिर्यक रेखा हो जाने के बाद कोण A बराबर बराबर हो जाएगा किसके, कोण D के। क्यों, क्योंकि अगर किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये जो कोण बनता है इसको एकांतर कोण बोलते हैं, और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। यहाँ भी सेम हो रहा है, चूंकि PQ समांतर है, यहाँ पर PQ समांतर है RS के या SR के। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोण P बराबर हो जाएगा कोण S, कोण Q बराबर हो जाएगा कोण R। ये क्यों हो जाएगा, ये तो बाबू तुम्हारा एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। साथ ही साथ कोण POQ बराबर हो जाएगा कोण ROS के, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब ये कौन सा कोण है, ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शायद यही बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण इस कोण के। अब अगर हम त्रिभुज PQR अगर हम देखेंगे, है ना, त्रिभुज PQO या OPQ में और OSR में, तो 3 एंगल बराबर है। कौन, कोण P बराबर कोण S, कोण Q बराबर कोण R, कोण POQ बराबर कोण ROS। हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज जो दिया है PQR तथा त्रिभुज SOR में, है ना, फिर से लिख देते हैं, चूंकि ये तो हमने बताया समांतर है इसलिए ऐसा ऐसा हो जाएगा। फिर से हम लिख देते हैं, कोण P बराबर कोण S है, कोण Q बराबर कोण R है, कोण POQ बराबर कोण ROS है। ठीक है, तीनों कोण बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज ROS के। क्यों हो जाएगा, AAA समरूपता प्रमेय से। ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। देखो काफी आसान था ना, और समझना भी आसान था। और अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, अगले प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है, और जरा हम बात करें। अगले प्रश्न में कह रहा है चित्र 6.30 में कोण P का मान हमको ज्ञात करना है। ये वाला कोण कितना होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या है कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर संगत भुजा और संगत कोण की बात किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, है ना। अगर हम देखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज, अभी सिंपली मान लेते हैं PQR में, है ना। अगर हम भुजाओं का अनुपात ले, देखना जरा, हम अगर भुजाओं का अनुपात ले AB बट्टे
तो ये हमारा किसके क्यू आर या आर क्यू के बराबर होगा। तो इसका अनुपात हमारा निकलेगा 3/8 और 7.6। कितना बार 1/2। कितना निकल रहा है तुम्हारा 1/2। यानी कि हमने निकाला AB/RQ निकला कितना 1/2। फिर निकालेंगे हम किसका अनुपात, BC का अनुपात निकालेंगे PQ के साथ। तो BC का है 6 और PQ का है 12, 6 दूनी 12, ये कितना निकला 1/2। ठीक है। इसी तरह से अपन अब क्या करेंगे, AC का अनुपात निकालेंगे किसके साथ, AC का अनुपात RP के साथ। AC का अनुपात RP के साथ। तो AC का मान है कितना 3√3 और RC का है, RP का है 6√3। 6√3, 3√3 है ना, और ये 6√3। √3 से √3 कैंसिल, 3 दूनी 6, 1/2। हम क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या निकल के आ रहा है हमारा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बट्टे आ रहा है हमारा RQ, बराबर आ रहा है BC बट्टे PQ और बराबर आ रहा है हमारा AC बट्टे RP के। ठीक है। ये भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। भुजा का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज हो जाएगा समरूप। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। क्यों हो जाएगा, ये SSS समरूपता प्रमेय हमको बताता है ना। चलो जी, ये हो गया हमारे पास, समरूप हो गया ये। अब अगर ये समरूप हो गया तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये तो PQR हमने लिखा है लेकिन इसका मतलब नहीं बनता है अभी, यहां पर समझो। यहां से लिखेंगे त्रिभुज AB और C, त्रिभुज ABC, और यहां पर अगर भुजाओं को देखें कौन भुजा किस भुजा के समानुपाती है, तो यहां देखो RQP लेंगे अपन। क्या लेंगे, RQP। तो ये समरूप है त्रिभुज RQP। अब जरा एक बार मिला लो, AB का अनुपात लिया था हमने RQ के साथ, AB का अनुपात RQ के साथ लिया था। BC का अनुपात PQ के साथ लिया था, BC का अनुपात PQ के साथ लिया था। AC का अनुपात RP के साथ लिया था, AC का अनुपात RP के साथ हमने लिया था। तो अभी हमारा ये कन्फर्म हो जाता है कि त्रिभुज ABC जो है वो RQP के समरूप है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोण A कोण R के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा और कोण C कोण P के बराबर होगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण R, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण P। हमको चाहिए बाबू कोण, कोण क्या चाहिए, कोण P चाहिए। अब कोण C बराबर कोण P होगा, बट C तो है नहीं हमारे पास। तो आ जाओ जरा हम एक काम और कर लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं। थोड़ा जगह का उल्टा पुल्टा हो गया, जगह का मारामारी हो गया। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। कोण A का मान 80 डिग्री है, कोण B का मान 60 डिग्री है, कोण C का मान यहाँ पर नहीं पता है 180 डिग्री। 814 140 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण C बराबर 180, इसको उठा के इधर ले जाएंगे माइनस का 140, तो इसका मतलब कोण C बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब चूंकि यहाँ पर बोल रहा है बाबू कोण C जो है ना वो P के बराबर है, कोण C बराबर कोण P बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा किसका मान, कोण C का मान यहाँ से निकल गया, कोण C बराबर P 40 डिग्री। आंसर चेक कर सकते हो। अगले प्रश्न को देखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले क्लास 10 की एनसीईआरटी का मैथ, और एनसीईआरटी के मैथ में हम क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी के मैथ में देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का उदाहरण नंबर है 6। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किया है वो तुमने अभी देखा है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है हमारे पास, आओ जरा हम बात करते हैं। एक पिक्चर दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है जो कि तुमको यहाँ पर दिख रहा है, और ये जो चित्र है तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक है 6.31 है, वो उदाहरण में जाकर तुम देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर दिया है OA इंटू OB, और से देखना OA इंटू OB दिया है, बराबर में OC इंटू OD दिया है, OC इंटू OD दिया है। हमको साबित क्या करना है, कोण A बराबर C और कोण B बराबर D। अब कहने का मतलब क्या है, हमको साबित करना है कोण A बराबर C और कोण B बराबर कोण D। अब ये साबित करने के लिए गौर से देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो त्रिभुज नजर आ रहा है।
इस प्रकार से अगर हम चित्र को अलग करें तो एक है ए ओ डी और दूसरा जो त्रिभुज है तुम्हारा इस प्रकार से है, वो क्या है तुम्हारा, गौर से देखना, सी बी ओ। ये दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो हम प्रयोग करने वाले हैं, यहाँ पर जो प्रयोग करने वाले हैं दोनों त्रिभुज को समरूप साबित करने के लिए, वो SAS समरूपता प्रमेय को हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। अब दोनों त्रिभुज को समरूप क्यों साबित करना है, क्योंकि दोनों त्रिभुज के समरूप अगर साबित कर देते हैं तो इस स्थिति में हमारा संगत कोण A बराबर C और कोण D बराबर कोण B आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इस समरूपता प्रमेय के अनुसार चलेंगे तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, AO बट्टे OC चाहिए और बराबर में DO या OD ले लो, OD बट्टे OB चाहिए। इसके लिए तो हमको चाहिए AO बट्टे OC का अनुपात, OD बट्टे OB का अनुपात चाहिए और साथ ही साथ कोण AOD बराबर होना चाहिए कोण BOC। अगर इतनी बातें हमको प्राप्त हो जाती है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो कहाँ से आएगा ये दोनों, देखो यहाँ से गौर से देखो, दिया है कि OA इंटू OB, ये तो हमारे पास गिवन है, OC इंटू OD। हमको क्या चाहिए, OA इंटू OC चाहिए। अपन क्या करते हैं, इस वाले OC को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये OA गुना में है, इधर आगे भाग में हो जाएगा, OC आ जाएगा। इसी तरह से OD इसी तरफ रहने देंगे और OB गुना में है OA को, इसको अगर दूसरी तरफ लेकर आएंगे ये भाग में हो जाएगा OB। तो यहाँ से हमने क्या किया, AO बट्टे OC और OD बट्टे OB यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया। पहली बात आ गई। साथ ही साथ देखो AB रेखा और CD रेखा एक दूसरे को एक बिंदु O पर काट रही है, इसका मतलब क्या होगा, कोण AOD बराबर कोण BOC हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है जी। अब दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं दो भुजाएं समानुपाती है और उन जो भुजाएं समानुपाती है उसके द्वारा बना गया कोण क्या है, बराबर है। अतः क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज हमारा हो जाएगा कौन सा, जरा बता दो, AOD समरूप है त्रिभुज COB के। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण C और कोण D बराबर हो जाएगा कोण B। क्योंकि जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनका जो संगत कोण है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस प्रकार से हमने ये साबित कर दिया। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक लड़की बल्ब से लगे एक खंभे के आधार से परे 2 मीटर सेकेंड की चाल से चल रही है। समझो बात को। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ये जो लाइट का खंभा है इसकी ऊंचाई है 3.6 मीटर। ठीक है, ऊपर में एक बल्ब लगा है। इस लाइट के खंभे से एक 90 सेंटीमीटर की लड़की है जो इस ओर, जो किस ओर जा रही है, इस खंभे से दूर जा रही है और इसकी जो स्पीड है वो 1.2 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड है। सबसे पहले तो जितनी बातें हमने बताई है उसको हम नोट कर लेते हैं, है ना, इसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, माना कि AB बराबर 3.6 मीटर ऊंचाई पर एक बल्ब लगा है, एक बल्ब लगा है या बल्ब का खंभा है, कुछ भी देखते हैं। ठीक है, पहली बात। CD 90 सेंटीमीटर ऊंची एक लड़की है, एक लड़की है जो B से D 1.2 मीटर सेकेंड की चाल से 4 सेकेंड तक चलती है, 4 सेकेंड तक चलती है। ठीक है, और एक बात और समझो, यहाँ पर DE जो है ना वो लड़की, क्योंकि बल्ब इधर है, बल्ब यहाँ से पड़ेगा, लड़की की छाया यहाँ पर DE बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे DE बराबर x, यहाँ पर लिख देते हैं माना लड़की की छाया है, लड़की की छाया। अब इतनी बातें तुमको समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा दे। एक AB खंबा है ना, जिस पर ऊपर में बल्ब लगा है, लड़की यहाँ से चलना शुरू करती है, 20 बिंदु से चलना शुरू करती है, उसकी स्पीड जो है वो 1.2 मीटर सेकेंड है, 4 सेकेंड तक चलती है, D पर पहुंचती है। DE बराबर x हमने माना है कि इस लड़की की क्या है, परछाई है यहाँ पर, यानी कि छाया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो यहाँ पर अगर हम BD निकाले तो BD क्या है, BD दूरी है और दूरी बराबर क्या होता है बताओ तो, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो लड़की जो चल रही है ना उसकी चाल है 1.2 और समय है 4, मतलब 4 दूनी 8, 4 एकम 4 यहाँ पर
मीटर। क्या निकल जाएगा? मीटर। यानी कि लड़की बी से डी तक जाने में 4.8 मीटर की दूरी यहां पर तय कर रही है। ठीक है जी। अब देखो कुछ बातें यहां पर। अब चूंकि ये बिल्कुल सीधा खंबा है और लड़की भी बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, मतलब ये भी समकोण त्रिभुज है और ये छोटा वाला त्रिभुज जो तुमको CDE नजर आ रहा है वो भी समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज ABE तथा CDE में दोनों समकोण त्रिभुज है। कोण B बराबर कोण D तो हो ही रहा है, कोण B बराबर कोण D तो हो ही रहा है, साथ ही साथ कोण E बराबर, ये दोनों 90 डिग्री होगा बाबू। और यहां पर देखेंगे कोण E बराबर कोण E है, कोण E बराबर कोण E दोनों ही त्रिभुज में है, ये उभयनिष्ठ है, तुम्हारा उभयनिष्ठ है। अब जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण इक्वल हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है, ये हमको पता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDE के। अब जब दो त्रिभुज समरूप है इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब लिख सकते हैं भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अतः क्या हो जाएगा? AB बट्टे बड़े वाले त्रिभुज का AB और छोटे वाले त्रिभुज का CD। इसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज का BE और छोटे वाले त्रिभुज का DE। ठीक है, अब आ जाओ। AB का मान जैसा कि पता है तुमको कितना है? 3.6 है। और CD का मान कितना है? अच्छा 3.6 मीटर है। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से गुना करना पड़ेगा। और ये है हमारा, अब ये दशमलव देखो देख लेते, चलो कोई नहीं, बराबर में BE। बताओ BE कितना है? B से लेकर E तक 4.8। ये हमने BD कितना निकाला है? देखो BD निकाला है 4.8 और B से D तक 4.8 और D से E तक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BE को क्या लिख सकते हैं? BD प्लस में D। थोड़ा बढ़ा ही लो, समझ में आना चाहिए बस। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? DE को तो D ही लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा 360 बट्टे में 90। BD का मान हमने निकाला है देखो 4.8 और प्लस DE बराबर है x और D बराबर है x। ये 9 से 0 0 कैंसिल और 9 चौका 36। तो क्या आ रहा है जरा हमको यहाँ बता दो, क्या आ रहा है? ये आ रहा है तुम्हारा 4/1 बराबर 4.8 प्लस x। यहाँ पर 4.8 है तो लेकिन पता नहीं चल रहा है, ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा x। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे 4 को x से गुना करेंगे, 4x बराबर 4.8 प्लस x। इस x को इधर ले आएंगे तो ये होगा 4x और माइनस x बराबर 4.8 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3x। 4x में से एक x निकाल देंगे 3x और ये होगा 4.8। x बराबर हो जाएगा 4.8 और बट्टे में 3 मतलब 1.6। मतलब लड़की की जो परछाई है, जो DE है, जिसको हमने x माना है, वो कितना निकल रहा है हमारा? 1.6 निकल के आ रहा है। ये तुम्हारा प्रश्न। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10 की NCERT का मैथ, और NCERT के मैथ में हम बात करने हैं एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। अब अगर हम एक्सरसाइज 6.3 की बात करें तो अभी तक हमने इसमें 4-5 उदाहरण किए हैं और ये जो उदाहरण है हमारा अंतिम नंबर का है। अब देखें उदाहरण क्या कह रहा है और इन उदाहरण को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट इस उदाहरण में लग रहे हैं। तो प्रश्न कुछ हमारा इस प्रकार से है कि चित्र 6.33 को समझना है। अब जो प्रश्न कह रहा है हम मोटा मोटी प्रश्न को तुमको समझा दे रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? देखो त्रिभुज, पहली बात है हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अब यहाँ पर दो त्रिभुज दिए हैं और दोनों त्रिभुज समरूप है। ये प्रश्न में बोला जा रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे, ये प्रश्न में बोला जा रहा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। देखो जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भुजाएं समानुपाती होगा। इट मीन्स कि AB, यहाँ देखेंगे AB बट्टे PQ, देन BC बट्टे QR और देन AC बट्टे PR, ये हो जाएगा। साथ ही साथ संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण बराबर होने का मतलब है कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा और कोण C कोण R के बराबर होगा। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इतनी बातें हो जाती है, इसको तुम अभी रखना। मतलब सिर्फ देखो इतना दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसका मतलब है कि AB बट्टे PQ है, BC बट्टे QR है, AC बट्टे PR है, साथ ही साथ कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर Q है, कोण C बराबर कोण R है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया। और बात क्या दिया हुआ है देखो यहाँ से, MC त्रिभुज, MC जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है और MC कहाँ पर मिल रही है? AB से M पर मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि AM बराबर हो जाएगा MB। माध्यिका क्या करता है? जिस भी भुजा पर जाकर के मिलता है माध्यिका,
वो उस भुजा को दो बराबर भाग में बांट देता है। इसका मतलब ये ए एम बराबर एम बी हो गया, और ये माध्यिका है एन आर माध्यिका है क्यू पी की, इसका मतलब क्यू एन बराबर एन पी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आओ देखो अब करना क्या है हमको। इतनी बातें तो दी हुई है, इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब साबित क्या करना है, पहला अगर देखिए तो साबित करना है हमको त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। अब इस त्रिभुज को हम थोड़ा अलग कर लेते हैं। कैसे बोले तो कैसे अलग कर लेते हैं, ये त्रिभुज को अगर तुम अलग करो तो कुछ इस प्रकार से आएगा तुम्हारा, इस प्रकार से आएगा। ये तुम्हारा है, गौर से देखना, ये ए है, ये एम है और ये सी है। अगर इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ये त्रिभुज तुमको कुछ इस प्रकार से आएगा, पी है, आर है, एन है। अब इस दोनों त्रिभुज को हमको समरूप साबित करना है। ये त्रिभुज हमने यहां से निकाला है, ठीक है, इस दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप साबित करना है। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ पर क्या बता दोगे तुम, गौर से देखना पता चलेगा। यहाँ पर क्या दिया, कोण ए बराबर कोण पी दिया है। क्या दिया है, कोण ए बराबर कोण पी दिया है। अगर हम किसी तरह से साबित कर दे कि ए एम बट्टे पी एन है, ए एम बट्टे पी एन है और यहाँ पर ए सी बट्टे पी आर है, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें, देखो यहाँ गौर से दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर के। इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। चलो हो गया ये। अब देखो गौर से, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ए बी को ए बी अभी के लिए रहने देते हैं, पी क्यू को पी क्यू रहने देते हैं, देन हम कर लेते हैं इसको ए सी बट्टे पी आर के बराबर, ए सी बट्टे पी आर के बराबर। अच्छा ये क्यों बराबर कर रहे हैं, तो तुमको समझ में आएगा अभी। अगर हम देखो, हमने क्या कहा कि ए एम बराबर एम बी है, ए एम बराबर, गौर से देखना, हमने कहा कि ए एम बराबर एम बी है। इसका मतलब यदि अपन ए बी लिखते हैं, तो लिखेंगे ए एम और प्लस में एम बी। और हमने कहा कि ए बी बराबर ए एम और एम बी बराबर है ए एम का, तो ए एम लिख सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा ए बी बराबर 2am, इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर 2am। तो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2am। और इसी तरह से हम पी क्यू बराबर 2pn लिख सकते हैं, 2pn बराबर ए सी बट्टे पी आर। 2 से 2 कैंसिल आ गया। अब साथ ही साथ ये जब बराबर आ गया ना, अब देखो अनुपात खोजो, ए एम बट्टे पी एन आ रहा है और साथ ही साथ ए सी बट्टे पी आर आ रहा है। मतलब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ बराबर है, ठीक है, और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ है, और साथ ही साथ ये कोण इस कोण के बराबर है। कोण ए बराबर किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। मतलब दो भुजा समानुपाती है और उन दोनों भुजाओं के द्वारा जो कोण बने हैं वो बराबर है। इसका मतलब साथ ही साथ हम लिख देंगे ना, साथ ही कोण ए बराबर कोण पी। अब देखो ये सब बातें हमने पहले यहाँ पर तुमको बता रखा है, क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हो रहा है। अतः त्रिभुज क्या हो जाएगा जी, त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास ए एम सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये हो जाएगा तुम्हारे पास। क्यों हो जाएगा, बोलेंगे बाबू एस ए एस सर्वांग समता समरूपता प्रमेय से। ठीक है, ये पहला साबित हो गया हमारा। आ जाओ जी, अब यहां पर देखेंगे दूसरा क्या साबित करना है और हम बात करते हैं। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो हमको साबित करना है सी एम बट्टे आर एन बराबर होना चाहिए ए बी बट्टे पी क्यू के, ए बी बट्टे पी क्यू के। ये हमको साबित करना है। अभी हमने क्या साबित किया है, प्रमाण में देखेंगे, हमने साबित किया है, क्या साबित किया देखना जरा, ए एम सी समरूप पी क्यू आर। त्रिभुज ए एम पी क्यू आर नहीं होगा बाबू, पी एन आर ना, हाँ पी एन आर है, गलत हो गया यहाँ पर। ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब अगर अनुपात लिखे तो क्या बनेगा, ए एम बट्टे पी एन बराबर में एम सी बट्टे एन आर और बराबर में ए सी बट्टे पी आर। ये अनुपात आएगा। ठीक है, ये अनुपात तुम्हारे पास आने वाला। हमको साबित क्या करना है
सी एम बट्टे आर एन, तो सी एम बट्टे आर एन ये तो हमको यहाँ पर दिख रहा है, और ए बी बट्टे पी क्यू के बराबर है, ए बी बट्टे पी क्यू के बराबर है। इसको हम शॉर्ट में थोड़ा शॉर्ट लिस्ट भी कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं एम सी बट्टे एन आर बराबर ए सी बट्टे पी आर। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू, यहां पर देखो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे क्यू आर। तो हमारे पहले समीकरण में ए सी बट्टे पी आर की जरूरत है, इसलिए हम डायरेक्टली ले रहे हैं ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर। ये समीकरण 2 हो गया। क्यों हो गया, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समान, संगत भुजाएं समानुपाती होती है ना। अब अगर हम देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एम सी एन आर यहाँ है, यदि ए सी पी आर यहाँ है, ए सी पी आर यहाँ है, मतलब एम सी एन आर बराबर हो जाएगा, एम सी एन आर बराबर में हो जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू के। ये हो गया तुम्हारा साबित। आधे समझ में आ गई। चलो देन तीसरा है हमारे पास, तीसरा क्या साबित करना है, देखो यहां से त्रिभुज सी एम बी समरूप होगा त्रिभुज आर एन क्यू के। अब कहां पर है ये त्रिभुज सी एम बी, सी एम बी देखो सी एम बी ये वाला त्रिभुज है, हम बना दे रहे तुमको, ये वाला त्रिभुज है तुम्हारा, ये वाला छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे सी एम बी, सी एम बी। और दूसरा त्रिभुज क्या है तुम्हारा, आर एन क्यू, किधर है, आर एन क्यू। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एन क्यू आर, ठीक है, ये कुछ तुम्हारा इस प्रकार से बनने वाला है। आ जाओ जी, इसको साबित करने के लिए भी सेम काम करेंगे हम, दिया है परमान में दे चलेंगे ना, परमान में देखो साबित करने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर दोनों त्रिभुज में साबित करने के लिए क्या जरूरी है, एक कोण बराबर हो जाए और बराबर कोण को बनाने वाली भुजा समानुपाती हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या दे रखा है, गौर से देखना, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसका मतलब कोण ए बराबर क्या होगा, कोण पी हो जाएगा, कोण बी बराबर जो है कोण क्यू हो जाएगा, और कोण सी बराबर जो है वो कोण आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जरूरत का क्या है, कोण सी है, कोण आर है, तो हम क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर, इसे लिखो ना, कोण सी बराबर कोण आर। कहां से हो गया, समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं, इसलिए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। देन अब समझो, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अच्छा एक बात और है ना, हम कोण कहां से पकड़ रहे हैं कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा, तो ये तुम पैटर्न को देखो, त्रिभुज ए बी सी है त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। अधिकतर जगह पर ठीक से ही लिखा होता है, क्रम में ही लिखा होता है, संगत भुजाएं और संगत कोण खोजना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमने कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर होगा, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। अब हमको करना का, कोण सी कहां पर है, कोण सी कहां पर है, देखो कोण सी यहां पर है, और इस कोण को बनाने वाली भुजा क्या है, बी सी है, सी एम है, और कोण आर यहां पर है, इस कोण को बनाने वाली भुजा क्या है, यहां पर आर एन है और क्यू आर है। तभी हमको क्या करना पड़ेगा, इन जो कोण को दोनों भुजाएं बना रही है, बारी बारी से उसका अनुपात हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, देखो त्रिभुज, फिर से देखें, त्रिभुज एबीसी समांतर है पी क्यू आर के, इसका मतलब ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर बी सी बट्टे हो जाएगा क्यू आर बराबर ए सी बट्टे हो जाएगा पी आर, ए सी बट्टे पी आर। देखो एक भुजा तो इस दोनों तीनों में से एक आ रहा होगा, देखो कौन सा आ रहा है, यहाँ क्यू आर आ रहा है और यहाँ पर बी सी आ रहा है, तो हमको यहाँ से पकड़ना है बी सी। अच्छा बी सी और क्यू आर आ रहा है, तो आ जाओ। और दूसरी भुजा यहाँ पर देखेंगे कि पी क्यू पकड़ना पड़ेगा और ए बी पकड़ना पड़ेगा। पी क्यू और ए बी कहाँ है, ए बी, यानी कि हमको इसमें अनुपात लेना है, इस दोनों में। क्यों लेना भी तुमको पता चलेगा। देखो ए बी बट्टे पी क्यू लिख सकते हैं इसको, और बराबर में बी सी बट्टे क्यू आर लिख सकते हैं। ए बी, अब देखो इस ए बी को क्या लिखा जा सकता है, ए बी को लिखा जा सकता है 2MB, क्या लिख सकता है, ए बी को 2MB या BM, 2BM, और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं 2QN,
2QN BC बट्टे QR। क्यों लिखा जा सकता है? अभी अभी हमने यहाँ पर बात किया, कहाँ पर बात किया, देखो यहाँ से मिटा दिया हमने, जैसा यहाँ पर समझाया था ना, ठीक सेम उसी तरह से यहाँ भी होगा। अब 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास? BM बट्टे QN बराबर BC बट्टे QR। देखो BM QM का अनुपात आ रहा है, BM QN का अनुपात आ रहा है, देखो BM QN फिर आएगा तुमको BM QM, ठीक है, और दूसरा अनुपात आ रहा है BC और यहाँ पर कौन Q बराबर कौन B ना, यहाँ पर अपने को कौन लेना है, कौन Q बराबर कौन B। देखो यहाँ से कौन B बराबर कौन Q, तब जाकर अपना काम बनेगा, कौन B बराबर कौन Q, क्योंकि अनुपात अपना क्या आ रहा है BM QN बट्टे BC QR, तो इसलिए हमको ये कौन B बराबर कौन Q पकड़ना पड़ेगा। तो अब अगर देखते हैं तो BM बट्टे QN है, देखो यहाँ से BM बट्टे QN है, साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे BC बट्टे QR है, BC बट्टे QR है, BM और QC के बीच में बना कौन ये, और QN और QR के बीच में बना कौन ये, दोनों बराबर है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, त्रिभुज जो दिया हुआ है या CMB समरूप है त्रिभुज RNQK, कौन सा थ्योरम लगेगा, SAS समरूपता प्रमेय। तो ये इस तरह से तुम्हारा एक्सरसाइज जो है यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होता है। अब देखते हैं एक्सरसाइज।